अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, प्लान बी की जासूस सीरीज़ में खुश आमदीद। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आइए सुनते हैं अनायतुल्लाह की हंगामा खेज़ सरगुज़श्त मंजिल और मुसाफिर किस्त नंबर 50। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आपसे उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, शुक्रिया। अंग सून तो चला गया, लेकिन मुझ पर ऐसी कैफियत तारी हो गई जैसे मुझे सैलाबी दरिया में फेंक गया हो। मुझ पर डूबने की कैफियत तारी होने लगी। अचानक मुझे गुज़श्ता रात का ख्वाब याद आया तो मेरा हौसला ज़रा मजबूत हो गया। ख्वाब याद ना आता तो मुझे भी अपना हौसला मजबूत करना था, इसके सिवा अब कोई चाराकार ना था। मैंने अल्लाह को याद किया और उठकर बाहर निकल गया। मेरा ज़मीर साफ था। मैं अपने पीछे बड़ी अच्छी यादें छोड़कर जा रहा था। मुझे एहसास था कि इस बस्ती के लोग मेरे लिए दुआ ही करेंगे। कोई ये नहीं कहेगा कि चलो अच्छा हुआ एक बदकार इंसान यहाँ से निकला। ये मेरा तजर्बा है कि ज़मीर और रूह पर किसी गुनाह और बदी का बोझ न हो तो इंसान की रूहानी कुव्वतें खतरे के वक्त बेदार हो जाती हैं और इंसान मोजज़े करके दिखा सकता है। मैं खरामा खरामा दरिया की तरफ चला गया और ज़रा आगे जाकर रास्ते से हटकर झाड़ियों वगैरह की ओट में हो गया ताकि कोई और खुसूसन वांग मुझे ना देख ले। वांग देख लेता तो दौड़ते मेरे पास आता और कहता, तुम्हारे साथ की खातिर आ गया हूँ। मैं उस जगह तक उतर गया जहाँ मोटर बोट बंधी हुई थी। मुझे ज़्यादा इंतजार न करना पड़ा। अंगसून जल्दी पहुँच गया। मैंने ये मोटर बोट पहले भी देखी थी और एक दो मरतबा बाद में भी देखी थी, लेकिन गौर से नहीं, ज़रा दूर से ही इस पर नज़र डाली थी। अब अक्सून ने मुझे इसके अंदर ले गया। तब मैंने देखा कि ये बड़ी ही मजबूत मोटर बोट थी और ये जापानी फौज की थी। इसके एक साइड पर जापानी जुबान के दो तीन अल्फाज लिखे हुए थे। इससे मुझे तसल्ली होगी कि ये आम किस्म की माहीगिरों वाली बोट नहीं, इसमें बड़ी ताकत है साहिब, अंगसून ने कहा। मेरा पक्का यकीन है कि इन सैलाबी मौजों को ये कश्ती कुछ भी नहीं समझेगी। ये देखें, मैं आपको बताता हूँ इसे किस तरह स्टार्ट करना है। अंगसून ने मुझे पहली बार बताया कि वो माहीगीर था, लेकिन छोटा मोटा माहीगीर नहीं, बल्कि ऐसी ही मोटर बोट या लांच किराए पर लेकर समंदर में दूर तक चला जाता था और उसी पैमाने पर माहीगीरी करता था। इसने मुझे बताया कि स्विच ऑन करके इस तरह इंजन स्टार्ट होता है। इंजन स्टार्ट करके दिखाया। फिर इसने मोटर बोट चलाई, कैसे जाती है। मैं गौर से सुनता और समझता रहा। इसकी रफ्तार तेज करना भी इसने बताया और रोकना भी बताया। मैंने देखा कि यह कोई मुश्किल काम नहीं था। ये मोटर बोट है साहिब, अंगसून ने कहा, कि मोटर गाड़ी नहीं। मोटर गाड़ी हो तो नए आदमी के लिए इसे सीधा चलाना और सड़क पर ही रखना जरा मुश्किल होता है और किसी दरख्त से या किसी चीज़ से टकराने का खतरा रहता है। लेकिन ये पानी पर तैरने वाली कश्ती है। आप इस पर काबू नहीं रख सकेंगे तो ये बाएं को चली जाएगी या दाएं को चली जाएगी। तो जाने दे, घबराए नहीं और इसे सीधा कर ले। इसने किसी चीज़ के साथ नहीं टकराना। दरिया बहुत चौड़ा है और दरिया में ना कोई दरख्त है, ना बिजली का कोई खंभा और ना ही दूसरी ट्रैफिक है। अगर ये किनारे की तरफ चली जाए तो रफ्तार कम कर दे और संभाल ले। सबसे ज़रूरी बात है कि घबराना नहीं। मेरे दिल पर जो घबराहट तारी हो गई थी वो देखकर ही खत्म होगी कि मोटर बोट को स्टार्ट करना और चलाना, तेज करना और आहिस्ता करना कोई मुश्किल काम नहीं। और सामने वसी दरिया है जिसमें ये दाएं बाएं हो भी गई तो टकराने या उलट जाने का खतरा नहीं। खतरा सिर्फ ये नजर आ रहा था कि दरिया के वस्त में मौजें जरा ऊंची उठ रही थी और कहीं कहीं भंवर भी था। मैंने अंगसून से पूछा कि भंवर से बचना जरूरी है या नहीं। भंवर से बची जाए तो बेहतर है, अंगसून ने कहा। बाज भंवर बड़े भी होते हैं और बाज तुंदो तेज भी। हो सकता है कोई भंवर मोटर बोट को अपने चक्कर में ले ले। आपको चूंकि भंवर से निकलने का कोई तजर्बा नहीं, इसलिए आप भंवर से जरा दूरी रहें। अब ये याद रखने के जब आप यहाँ से बोट निकालेंगे तो कुछ दूर तक किनारे के साथ साथ रहना ताकि आप बड़ी मौजों से बचे रहें। 2-3 मील आगे जाए तो देखें कि दरिया ज़्यादा चौड़ा हो गया है। वहाँ आप मोटर बोट को जरा बाएं करके तिरछा अगले किनारे की तरफ ले जाए। याद रखें, बिल्कुल सीधा किनारे की तरफ नहीं जाना, क्योंकि सैलाब का जोर ज़्यादा है। ऐसा न हो कि पहलू की तरफ से ऐसी लहर उठे कि मोटर बोट को उठाकर पटक दे। इसका तरीका यह है कि आप तिरछा होकर आगे किनारे तक जाएं। 2-3 मील दूर जाकर किनारे से लगे। अगर बोट लहरों में से नहीं निकलती और लहरें इसे अपने साथ ले जा रही हैं तो फिर भी घबराना नहीं। होगा ये कि बोट के साथ साथ ऊपर नीचे आती जाएगी, लेकिन उल्टेगी नहीं। आपने इसे जरा सा बाएं तरफ मोड़ना है, बिल्कुल जरा सा। इस तरह मौजों और बड़ी लहरों से निकलती जाएगी और आगे किनारे तक आपको कोई लहर नहीं मिलेगी। किनारा करीब आ जाए और आप ये इरादा कर ले कि यहाँ से बाहर निकलना है तो रफ्तार कम कर दें, बल्कि रफ्तार ख़त्म कर दें और बोट अपने आप किनारे तक पहुँच जाएगी और ज़ोर से टकराएगी नहीं। आप कूद कर बाहर निकल जाएं। अंगसून ने मुझे जो सबक देना था दे लिया, हर ज़रूरी हदायत दे दी और मैंने जो कुछ पूछना था पूछ लिया। तेल के मुतल्लिक पूछा तो अंगसून ने देखा और बताया कि बहुत तेल है। फौज की मोटर बोट से तेल की टैंकी भरी हुई थी। अंगसून जिधर से आया था उधर ही चला गया। मैं मोटर बोट से निकला और वापस चल पड़ा। अपने झोपड़े तक आया। वांग मेरे इंतजार में खड़ा था। वो जिस तरह हर सुबह मुझे तपाक से मिला करता था इसी तरह मिला। मेरे तो तन बदन में आग लग गई, लेकिन मैंने इस पर यह जाहिर न होने दिया कि इसकी सारी साजिश का मुझे इल्म हो गया है।
मैं रोजमर्रा से ज्यादा खुशी का इजहार करते इससे मिला और हम दोनों बरामदे में ही बैठ गए। वहां बैठने लेटने और बातें करने के सिवा कोई काम होता ही नहीं था। वांग ने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ चला गया था। मैंने बताया कि जरा सैर सपाटे के लिए दरिया तक चला गया था। मुझे एक और ख्याल आ गया, मैं वांग को कुछ धोखा देना चाहता था। दोन कब जाओगे वांग? मैंने कहा। तो मुझे एक ही बार वहां ले गए थे, अब जी चाहता है बार बार जाऊं। ये कस्बा मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। जब कहेंगे चलेंगे साहिब, वांग ने कहा। मेरा दोस्त भी कह गया था कि मौलवी साहिब को फिर कभी अपने साथ लेकर आना। कल तो नहीं, परसों तरसों चलेंगे। मैंने कहा, तुम्हारा दोस्त मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मुख्तसिर बात यह कि मैंने वांग के साथ ऐसी बातें की जिनसे इससे जरा सा भी शक नहीं हो सकता था कि मैं इसकी स्कीम से वाकिफ हो चुका हूँ। वो कुछ देर मेरे पास बैठा रहा और चला गया। मैं झोंपड़े में चला गया और बिस्तर पर बैठकर सोचने लगा कि फौरन यहाँ से निकल जाऊं या एक दो दिन इंतजार कर लूं। हकीकत यह थी कि मैं दरिया से डर रहा था और मेरा जहन फरार और खुद फरेबी की तरफ चल पड़ा था। वो इस तरह कि मैंने सोचा कि हो सकता है अंगसून ने मेरे आगे झूठ बोला हो। झूठ बोलने की यही वजह हो सकती है कि इसकी वांग के साथ कोई दुश्मनी पैदा हो गई हो और इसे मेरी नजरों से गिराना चाहता हो। इसका ख्याल ये हो कि मैं किसी वक्त भड़क कर वांग को गोली मार दूं। मैंने सोच तो लिया, लेकिन मेरे पास कोई ऐसा जरिया नहीं था जिससे तस्दीक करवाता कि अंगसून ने सच बोला है। इसकी नीयत कुछ और थी। मैं इन्हीं सोचों में गुम था कि तानिया अपने खामिद के साथ झोंपड़े में दाखिल हुई। मैंने चौंक कर इन्हें देखा और मुस्कुराकर इशारा किया कि बैठ जाएं। वो दोनों मेरे सामने मेरे करीब बैठ गए। ये दोनों कभी कभी मेरे पास आया करते थे और मैं दोनों के चेहरों पर शगुफ्ते मुस्कुराहटें देखा करता था। लेकिन उस रोज दोनों के चेहरों पर उदासी थी और संजीदगी ऐसी जो इस उम्र में चेहरों पर नहीं आया करती। तानी ने अपने दोनों हाथ जोड़े और मेरी तरफ सिरक आई। इसने अपना सर इतना झुकाया कि इसका माथा मेरे पांव पर आ लगा। सर उठाकर इसने मेरा दायां हाथ अपने दोनों हाथों में ले लिया, इसे चूमा, फिर आंखों से लगाकर छोड़ दिया। इसने फिर अपने हाथ जोड़ दिए। इसका ये अंदाज और हरकतें ऐसी थी जैसे मैं किसी देवता का बुत था और वो मेरी पूजा कर रही थी। इसकी इतनी खूबसूरत आंखें सुर्ख हो गईं और फिर आंखों से आंसू बह निकले। मैंने हाथ बढ़ाकर इसके सर पर रखा। इसके खामिद ने भी वैसे ही किया था, हाथ जोड़कर मेरे पांव पर सजदा किया और फिर मेरा दायां हाथ पकड़कर चूमा और आंखों से लगाकर छोड़ दिया। मुश्किल ये थी कि दोनों उर्दू नहीं जानते थे। तानी के खामिद उर्दू के चंद एक अल्फाज कहीं से सीख लिए थे। इसने अल्फाज इस्तेमाल करते अपनी जुबान बोली और साथ इशारे किए जिनसे मैं यही समझ सका कि ये मुझसे पूछ रहा है कि अंगसून ने मुझे बताया या नहीं। अंगसून का नाम इसने 3-4 मरतबा बोला। तानी ने अपनी जुबान में बात करते हुए हाथों से इशारे किए कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। इसने वांग का भी नाम कई बार लिया। इसका चेहरा बताता था कि इसके दिल में वांग के खिलाफ नफरत भरी हुई है। दो इंसानों की नीयतें साफ हों, दिल और रूहानी वाबस्तगी होते इशारे भी समझ में आ जाते हैं। इन दोनों के साथ मेरा कुछ रूहानी रिश्ता था। मुझे खासी दिमाग सोजी करनी पड़ी। मैंने कुछ अपनी जुबान में कहा और ज़्यादातर इशारे किए और तानी के खामिद ने उर्दू के चंद एक अल्फाज अपनी जुबान में जोड़कर इशारे किए तो मुझ पर वाज़ेह हो गया कि अंगसून ने मुझे जो इत्तला दी है वो बिल्कुल सही है। कुछ देर और बैठकर तानी उसका खामिद एक बार फिर मेरे पाँव पर सजदा करके उठे और चले गए। खामिद पहले झोंपड़े से निकला। मुझे आज तक वो लम्हे याद हैं। तानी दरवाजे में से निकलते निकलते रुक गई। उसने घूम कर मेरी तरफ देखा। इसके चेहरे पर उदासियों का तासुर पहले से कहीं ज्यादा गहरा हो गया था। इसकी आंखों में फिर आंसू आ गए। मैंने हाथ ऊपर करके हिलाया और वो दरवाजे से निकल गई। इनके जाने के बाद मैं फिर इस सोच में डूब गया कि जल्दी निकल जाऊं या एक दो दिन देख लूं। अंगसून कहता था कि मैं जल्दी निकल जाऊं। ये तो मैं फौजी की हैसियत से जानता था कि इंटेलिजेंस वालों को किसी पर शक हो जाए तो वो ज्यादा इंतजार नहीं किया करते ताकि इनका मुश्तबे इधर से उधर ना हो जाए। मैंने ये फैसला किया कि आज रात निकल जाऊंगा। फिर ये सोच है कि वो लोग इससे पहले भी आ सकते हैं। मुझे इसकी पेशबंदी कर लेनी चाहिए। मेरे पास अपनी राइफल थी और एमुनेशन भी था जो अब थोड़ा रह गया था। इसके अलावा अंग्रेज पायलट का रिवाल्वर भी मेरे पास था। वो पुराने टाइप की राइफल थी जिसे मार्क 3 कहा जाता था। इसकी मैगजीन में आमतौर पर 5 राउंड डाले जाते थे, लेकिन मैगजीन में 10 राउंड भी समा जाते थे और 11वां राउंड चैम्बर में रखा जाता था। मैंने मैगजीन में 10 राउंड डाल लिए और 1 राउंड चैम्बर में डाला और सेफ्टी कैच बंद कर दिया। यह राइफल मैंने अपने बिस्तर के तकिए की तरफ छुपा दी। बिस्तर फर्श पर बिछा हुआ था। रिवाल्वर में 6 गोलियां डालकर नेफे में उड़स लिया। मेरी जहनी कैफियत एमरजेंसी यानी हंगामी हालत वाली हो गई थी। अब मुझे एक लम्हे के लिए भी बेखबर नहीं होना था। दोपहर के वक्त मेरा खिदमती आदमी खाना ले आया जो मैंने ही जानी सी कैफियत में खाया। वह मुश्किल 1 या 1.5 घंटा गुजरा होगा कि अंगसून मेरे झोंपड़े में दाखिल हुआ। मैं लेटा हुआ था और गनुदगी महसूस कर रहा था। अंगसून को देखकर मैं उठ बैठा। वो आ गए हैं, अंगसून ने कहा। वो वांग के झोंपड़े में है, आप निकल जाएं या इनका इंतजार कर लें कि वो आपके पास आते हैं नहीं। लेकिन ये सोचने के मुसीबत आपके सर पर आ गई है। तुम यहाँ न ठहरो, मैंने कहा। कहीं ऐसा न हो तुम पर शक करें कि तुमने मुझे पहले खबरदार कर दिया था। अंगसून चला गया और मैं अपने दिफा के मुतल्लिक सोचने लगा। मैंने ये भी सोचा कि वो लोग अभी वांग के घर में हैं।
मैं यहाँ से खिसक जाऊँ और उनके आने तक मोटर बोट स्टार्ट करके दरिया में चला जाऊँ। लेकिन इसमें एक खतरा नजर आया कि ऐसा हो सकता है कि मैं अभी दरिया से दूर ही हूँ तो मुझे देख लें, या कोई मुखबर इन्हें बता दे कि मैं दरिया की तरफ जा रहा हूँ। ये तो मैं जानता था कि इंटेलिजेंस के दो आदमी खाली हाथ नहीं होंगे। इनके पास रिवॉल्वर होंगे जो उन्होंने कपड़ों के अंदर छुपाए हुए होंगे। वो जब मुझे भागता देखेंगे तो पीछे से मुझ पर फायर खोल देंगे। मोटर बोट पर सवार हो जाने की सूरत में मैं इनके लिए बड़ा ही आसान टारगेट बन सकता हूँ। वो दरिया के किनारे पर आकर मुझे मार सकते हैं। मैंने बेहतर ही समझा कि इन्हें आने दिया जाए। अंगसून से मैंने पूछ लिया था कि वो कितने आदमी। इसने बताया कि वो तो दो आदमी जो मुझे कस्बे में मिले थे, वो डेल डोल से ही फौजी लगते हैं। वो थे ही मिलिट्री इंटेलिजेंस के आदमी। इनके साथ वांग का दोस्त था। मुझे तो थी कि दो चार मिलिट्री पुलिस के आदमियों को भी साथ लाएंगे, लेकिन मैं समझ ना सका कि वो मिलिट्री पुलिस को क्यों नहीं लाए थे। वजह ये हो सकती थी कि मैं अकेला था और मुझे धोखा देने के लिए वांग इनके हाथों में खेल रहा था और मुझ पर काबू पाने के लिए वो खुद ही काफ़ी था। मैं इन्हीं सोचों में उलझा लेट गया। गुनूदगी बिल्कुल ही गायब हो चुकी थी। ये तो अल्लाह की ज़ात ही बता सकती है कि आने वाला वक्त मेरे लिए क्या ला रहा है और इसका नतीजा क्या होगा और मैं किस इंजाम को पहुंचूंगा। वो वक्त अचानक और फौरन आ गया जैसे एक धमाका हुआ। पैर में झोपड़े के बाहर कदमों की आहटें सुनाई दी जो बड़ी तेज से बढ़ती झोपड़े की तरफ आ गई। आगे वांग था जिसे देखकर मैं उठ बैठा। इसके पीछे वांग का दोस्त, इसके पीछे दो आदमी थे जो मुझे कस्बे में मिले और दोनों इंटेलिजेंस के आदमी थे। मैं खड़ा हो गया, इन सबसे हाथ मिलाया। इन चारों का अंदाज ऐसा दोस्ताना था जैसे मेरे साथ गपशप लगाने के लिए आए हों। इंटेलिजेंस के आदमी तो दोस्तों की तरह हंस रहे थे। मौलाना, इनमें से एक ने कहा, आपसे मिलने को बड़ा ही दिल बेताब था। आपके इस दोस्त से कहा कि हमें अपने साथ ले चले। हम इसके मशकूर हैं कि हमें अपने साथ ले आया। मैं आपका बहुत मशकूर हूँ, मैंने कहा। आपने मेरी इज्जत अफजाई की, तशरीफ़ रखें। मेरे पास चारपाई नहीं, कुर्सियाँ नहीं। आपको फर्श पर बिठाने मुझे शर्म से महसूस हो रही है। मैंने इन्हें यह ना कहा कि मेरे बिस्तर पर बैठ जाएं, क्योंकि मैंने बिस्तर में तकिए की तरफ राइफल छुपा रखी थी। वो चारों फर्श पर ही बैठ के मुझसे खैर खैरियत पूछी और अंदाज ऐसा था जैसे वो मेरी मोहब्बत के बारे मारे यहाँ आए हों। वो दोनों बारी बारी बातें तो मेरे साथ कर रहे थे, लेकिन इनकी नजरें झोंपड़े में यूं घूम फिर रही थी जैसे कुछ तलाश कर रही हूँ। आप गालिबन आगरा के रहने वाले हैं, उनमें से एक ने कहा। जंग खत्म हो तो कभी आगरा ताजमहल देखने आएंगे। आप अपना वहाँ का एड्रेस दे दें ताकि एक आध दिन आपके पास ठहरेंगे। बिस्मिल्लाह, मैंने कहा। ये तो मेरे लिए एक एजाज़ होगा। एड्रेस दे दूंगा, आप आए तो सही। कुछ देर इधर उधर की बातें होती रही क्योंकि मुझे मालूम था कि किस साजिश के तहत आई, इसलिए मैं अच्छी तरह समझ गया कि जो बातें कर रहे हैं वो महज मेरे दिल के बहलावे के लिए कर रहे हैं। झोपड़े का एक कमरा और भी था जो इनकी पीठ के पीछे था। वो बार बार इस कमरे की तरफ देखते थे। आपने गालिबन राइफल भी रखी हुई है, एक ने कहा। रखी हुई थी, मैंने कहा। दरिया में फेंक दी है। क्यों, इसने पूछा। दरिया में क्यों फेंक दी? यहाँ जापानियों की पार्टी आ चुकी है, मैंने कहा। फिर गोरा रेजिमेंट की पेट्रोल पार्टी भी आई थी। इसके बाद मुझे ख्याल है कि कोई और पार्टी आ गई तो मेरे पास फौजी राइफल देखकर मुझ पर फौजी होने का शुबा न कर दे। मैंने ये राइफल रंगून के गली से उठाई थी। अपना एक फौजी मारा गया था। मैं चूंकि वहाँ से निकलना था इसलिए राइफल और उसका एमुनेशन वहाँ से उठा लाया। अब सोचा कि मैं एक दुकानदार, फिर इमाम। मैंने राइफल को क्या करना है? कुछ दिन हुए राइफल दरिया में फेंक दी थी। मैं जानता था कि जो बयान मैं दे रहा हूँ इस पर इन्हें यकीन नहीं आएगा। वांग ने मेरे मुतल्लिक सब कुछ बता रखा था। मेरे मुंह में जो कुछ भी आता मैं कह देता था, लेकिन मैं सोच रहा था कि अपने दिफा के लिए कौन सी चाल चलूं। अभी तो मैं देख रहा था कि ये क्या कार्रवाई करेंगे। मेरी जवाबी कार्रवाई इनकी कार्रवाई के मुताबिक होनी चाहिए। आपने देखा इनका झोपड़ा कितना खूबसूरत है, वांग के दोस्त ने दोस्ताना अंदाज में कहा। उधर देखें, इसका दूसरा कमरा भी है। आप देखना चाहे तो कमरा भी देख लो, वांग ने कहा। ये कमरा तो इससे भी ज़्यादा साफ सुथरा और अच्छा है। मैं समझ गया, वांग और इसका दोस्त ने दूसरे कमरे में ले जाना चाहते हैं। अभी इनका अंदाज दोस्तों जैसा था। मुझे मालूम था कुछ देर बाद ये रिवॉल्वर निकाल लेंगे और मुझ पर तान कर कहेंगे कि मैं ये कह दूं कि मैं इंडियन आर्मी का भगोड़ा हूँ, और इसके बाद मुझसे साथ ले जाएंगे। वो शायद मेरी राइफल ढूंढ रहे थे। वो तो तलाशी में भी राइफल ले सकते थे, लेकिन मुझे झूठा साबित करने के लिए वो जान गए थे कि मैंने राइफल छुपा रखी है और कहीं ना कहीं पड़ी मिल जाएगी। वो चारों उठे और एक दूसरे के पीछे दूसरे कमरे में चले गए। मैं तेजी से उठा। तकिए की तरफ से बिस्तर के नीचे मेरी राइफल पड़ी हुई थी। मैंने राइफल निकाली और दबे पांव दूसरे कमरे के दरवाजे की तरफ चल पड़ा, लेकिन एक तरफ होकर रुक गया। इस कमरे से मुझे हल्की सी सरगोशी की आवाज़ सुनाई दी। इसकी राइफल देखो कहाँ है। राइफल यहाँ है, मैंने दरवाजे में खड़े होकर कहा। पीछे देखो, अच्छी तरह देख लो। मैंने सेफ्टी कैच आगे करके राइफल कॉक कर ली। वो चारों दूसरे कमरे के सामने दीवार तक पहुंच गए थे। छोटा सा तो कमरा था, मेरा ख्याल है वो मुश्किल 5 गज लंबा होगा। चारों दीवार के साथ खड़े हो जाए, मैंने कहा। हाथों को जरा से भी हरकत ना हो। किसी ने जरा सी भी हरकत की तो राइफल से गोली चल जाएगी। मैं फौजी हूँ, 1 सेकंड में 4 गोले ठिकाने पर फायर करना जानता हूँ। मौलाना, इंटेलिजेंस वाले एक आदमी ने कहा, ये आप हमारे साथ क्या मजाक कर रहे हैं? ये मेरे दोस्त वांग से पूछे, मैंने कहा। ये तुम सबके साथ ही जाएगा। क्यों वांग, तुम तो बड़े अक्लमंद बने फिरते थे।
लेकिन ज़रा से लालच और इन लोगों के धोखे में आकर तुम दोस्ती भूल गए। तुम्हारी कुंवारी बहन को मैं जब चाहता इस झोंपड़े में पूरी रात रख सकता था, लेकिन मैंने तुम लोगों की इज्जतों की हिफाजत की है। लेकिन तुम वही सांप निकले जो दरख्तों पर रहता है, धोखे में डस लेता है। आप इस गलत फहमी में पड़ गए साहिब, वांग ने खिसियाना सा होकर कहा। मुझे मालूम होता है आपको किसी ने कोई गलत खबर सुना दी है। मैं मुखातिब तो वांग से था, लेकिन मेरी नज़र इन चारों पर लगी हुई थी। राइफल का बट मेरे कंधे के साथ था और इसकी नाली इनकी तरफ थी। इंटेलिजेंस के एक आदमी को मैंने देख लिया, नहायत आहिस्ता आहिस्ता अपना दायां हाथ अपने लेफे की तरफ ले जा रहा था। इसने, बल्कि इन दोनों ने जरा तंग से पजामे पहन रखे थे और इनके ऊपर लंबी कमीजें थीं। वो अपने आप को सिविलियन जाहिर करते थे। मैंने इसका हाथ ऊपर उठा करते देखो, बड़े आराम से इसे शिस्त में लिया और ट्रैगर दबा दिया। धमाके से झोंपड़ा लर्ज गया। वो आदमी 3 सेकंड खड़ा रहा, इसके सीने से खून फूटा, फिर वो घुटनों के बल हुआ और एक तरफ लुढ़क गया। गोली यकीनन इसके दिल में लगी थी, इसलिए इसकी आंखें जल्दी पथरा गई, वरना गोली सीने से पार हो जाए तो आदमी इतनी जल्दी नहीं मरता। बाकी तीनों पर सख्ता तारी हो गया। वांग की जुबान लड़खड़ाने लगी। मुझे दोस्ती का वास्ता देकर जिंदगी की भीख मांग रहा था। मैंने राइफल इसकी तरफ करके ट्रैगर दबा दिया। एक धमाका हुआ। फासला 5 गज भी नहीं था। गोली इसकी पिशानी से दाखिल हुई और खोपड़ी में से निकल गई। वो गिरा, जरा देर तड़पा और खत्म हो गया। बाकी वांग का दोस्त इंटेलिजेंस का जवान रह गए थे। दोनों ने इकट्ठे ही बोलना बल्कि गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया। मेरे पास ऐसी कोई वजह नहीं थी कि इन दोनों को मैं बख्श देता। मैंने तो अब यहाँ रहना नहीं था। इंटेलिजेंस के जवान ने गालिब में सोचा होगा कि मरना तो है, क्यों ना वो अपने दिफा के लिए कुछ करे। इसे अपने मुतल्लिक गालिबन खुशफहमी थी कि वो बड़ी तेजी से रिवाल्वर निकाल कर मुझ पर गोली चला लेगा। वो बड़ी ही तेजी से हाथ कमीज के अंदर ले गया और इसके साथ ही मेरी राइफल ने एक गोली और उगली, जो उसके सीने में भी ना लगी और सर में भी ना लगी, बल्कि दरमियान में थोड़ी की नहीं और शहरग में से पार हो गई। वो आखिर फौजी और जवान था। इसने गोली खाकर भी रिवाल्वर निकाल लिया। मैंने इसका वो हाथ सीधा न होने दिया। राइफल जरा नीचे करके इसके हाथ को शीश में लिया और गोली चला दी। इस वक्त इसका हाथ इसकी नाक के बिल्कुल करीब था। गोली इसके हाथ में लगी और नाक के पार हो गई। इसके हाथ से रिवाल्वर गिर पड़ा और फिर अपने साथी की लाश पर गिरा। अब वांग का दोस्त रह गया था। वो मौलाना मुझे माफ कर दो कहता मेरी तरफ दौड़ा। मैंने इस पर गोली नहीं चलाई, बल्कि संगीन की तरह राइफल का बट नीचे किया और बट को कोहनी के नीचे ले गया। वो शख्स एक कदम मेरे करीब आया। उसने मेरे कदमों में गिरना था, लेकिन मैंने जंप लेकर बट जो मेरी कोहनी के बीच नीचे था पूरी ताकत से इसके मुंह पर मारा। ये चोट कितना ही सख्त जान क्यों ना हो बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो शख्स चोट खाकर पीछे हटा। इसका सर डोल रहा था। मुझे इस पर ऐसा गुस्सा था कि मैं इसे गोली मारने के बजाय पीछे हटकर और वहां से जंप लेकर संगीन इसके सीने में उतार दी। वो दीवार के साथ लगा, फिर गिरा। मैंने संगीन खींची और फिर जंप लेकर इसके सीने में उतार दी। इस तरह एक बार और संगीन इसके सीने में उतारी और खींच ली। मैंने इंटेलिजेंस के दोनों जवानों की कमीजें सामने से हटाकर देखा। दोनों नेफों में रिवाल्वर उगसे हुए थे। ये रिवाल्वर मेरे किसी काम नहीं आ सकते थे, लेकिन ये ख्याल आ गया कि जापानियों के पास जा रहा हूँ, ये रिवाल्वर साथ ले चलूँ और इन्हें देखकर कहूँगा कि ये मैं इंटेलिजेंस के 2 आदमियों को मार कर लिए थे। अंग्रेज पायलट का रिवाल्वर भी मेरे पास था। मैंने दोनों के रिवाल्वर निकाल लिए। चारों आदमी जो मुझे पकड़ने साथ लेने आए थे मर चुके थे। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, मैं बच गया। आज अगर कोई मुझसे कहे कि मैं किसी को इस तरह मार डालूं, तो मैं इसके तस्वुर से ही कांप उठूंगा। वो माहौल कुछ और था। वहाँ कोई कानून और कोई ज़ाब्ता नहीं था। कानून उसका था जिसके हाथ में राइफल या मशीन गन थी। क्योंकि मेरा दाव चल गया था, इसलिए मैंने चारों को मार डाला। वो किसी गलत फहमी या इस खुश फहमी में मारे गए कि वो 4 हैं और मैं अकेला हूँ और बेखबर भी हूँ। बहरहाल मैंने कभी कभी अपने आप को हीरो नहीं समझा। अल्लाह का शुक्र अदा किया, कदम कदम पर अदा किया, जिसकी ज़ाते बारी ने मेरी अक्ल को रोशनी दी और मैंने दुश्मन पर काबू पा लिया। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, अनायतुल्लाह की ये दास्तान अभी जारी है। बकिया वाक़यात अगली किस्त में देखते रहिए प्लान वी की जासूस सीरीज़। अल्लाह हाफिज़।